हेलो दोस्तों, हम अब हमारी थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज़ है उसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं। तो हमने लास्ट क्लासेस में क्या देखा कि थर्मोडायनेमिक्स में हमें कितना टाइम लगने वाला है और क्या क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, राइट। और हमें पता चला था कि एम क्या है। तो एम है हमारा डीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये हमारा सब्जेक्ट का क्या है, एम है, राइट। फिर हमने देखा कि बेसिकली क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, वो सब हमने देखा था। फिर हमने पाया क्या कि सिस्टम क्या होता है, फिर हमने पाया सराउंडिंग क्या होती है और बाउंड्रीज क्या होती हैं। आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने पाया कि भाई बाउंड्री चार प्रकार की होती है। देयर आर फोर टाइप ऑफ बाउंड्रीज की, रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, रियल हो सकती है और इमेजिनरी हो सकती है। फिर हमने इसके बाद क्या देखा कि यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स क्या होता है भाई, तो यूनिवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। दिस इज व्हाट यूनिवर्स। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा अपने को जब अपन लोग आगे बढ़ेंगे, और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भी हमें है, राइट। फिर हमने पाया कि कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हमने पाया कि ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें कोई मास ट्रांसफर नहीं होता है और ना ही कोई एनर्जी ट्रांसफर होती है। सिमिलरली हमने ओपन सिस्टम में क्या पाया, क्लोज सिस्टम में क्या पाया हमने कि देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर इज देयर। बट ओपन सिस्टम में क्या है, दोनों होते हैं, मास ट्रांसफर एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर। एंड द थर्ड वन इज आइसोलेटेड, और इसमें हमने क्या पाया कि नो मास ट्रांसफर एंड नो एनर्जी ट्रांसफर। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जो है वो है यूनिवर्स, जो कि प्योरली क्या है, आइसोलेटेड हमारा सिस्टम होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हमने पाया कि हमारे पास कुछ एग्जांपल थे। ये एग्जांपल किसका था, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वॉल। ये पिस्टन सिलेंडर है विथ वॉल, और ये है हमारा पिस्टन सिलेंडर। दिस वन इज पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व। अगर ये विदाउट वॉल्व है तो ये क्लोज सिस्टम है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के और भी एग्जांपल हैं, जैसे टरबाइन्स, कंप्रेसर, राइट, बॉयलर्स, ये सभी हमारे क्या है, ओपन सिस्टम है। फिर हमने आइसोलेटेड में देखा, तो आइसोलेटेड में हमारे पास क्या था, तो यूनिवर्स हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। दिस इज द यूनिवर्स, राइट। और अगर कोई हमारे पास वेल इंसुलेटेड क्या है, हमारे पास क्लोज्ड, हमारे पास कोई कंटेनर है, तो वो भी हमारे लिए क्या बन जाएगा, एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। अब हमने फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स देखी थी, प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी गेट 2099 की 1999, मतलब दैट मींस 1999, 2099 तो अभी आए नहीं यार। ठीक है। तो 1999 की हमारी प्रॉब्लम थी, 2 मार्क्स प्रॉब्लम थी, जो कि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते थे, उस पर बेस्ड थी, राइट। फिर अब हम चालू करने वाले हैं, एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट कि मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, ये हमारे पास कोडिंग दी गई है और हमारे पास कुछ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल इन, किसमें इंटरचेंज ऑफ मैटर पॉसिबल नहीं है, तो भाई ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, क्लोज्ड सिस्टम, है ना। ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में तो पॉसिबल है ना, ओपन सिस्टम में तो पॉसिबल है। तो ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड हमारे पास किस में है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। ओके, तो ये ऑप्शन बी है, जस्ट अ मिनट, ये ऑप्शन बी है, या फिर ये सही हो सकता है, या फिर ऑप्शन डी सही हो सकता है। ओके, आगे क्या बोला कि एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन और द स्टेट इज कॉल्ड साइकिल। ये अभी नहीं पढ़ाया हमने, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि इट्स व्हाट, साइकिल। ये हमारा क्या है, साइकिल है, राइट। और इंटरचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल इन अ इंटरचेंज इज पॉसिबल। ओके, तो ये हमारा कौन है, ओपन सिस्टम। कौन है हमारा, ओपन सिस्टम। एंड the quantity of the matter under consideration in the thermodynamics is called a system। तो भाई हमारा मैचिंग अगर हम देखें तो क्या बन गया, ए का बन गया है थर्ड,
सी का बन गया है फर्स्ट, है ना, और सेकंड का बन गया है फोर्थ, और फोर्थ का बन गया है मतलब डी का बन गया है 2। तो डी का 2 इन दोनों में ही था, बस जो इंटरचेंज है वो 1 और 4 का है, मतलब बी का हमारा होना चाहिए 4, तो बी का 4 है करेक्ट आंसर डी। इस तरीके से हमने एक और प्रॉब्लम जो है या एक और क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व कर लिया है। आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम अब आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स करिए, हम उसको करेंगे। अब हम एक नई चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इट्स अ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अप्रोच का मतलब क्या है कि हमें क्या किस अप्रोच से वर्क करना है, कैसे काम करना है, यहाँ पर हमें वर्क कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें थर्मोडायनेमिक्स में कैसे वर्क करना है या हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोच व्हिच इज यूज्ड इन द थर्मोडायनेमिक्स एंड द वन इज द माइक्रोस्कोपिक एंड द सेकंड वन इज द मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो वर्ड ही अपने आप में ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा हम लोग बारीकी से क्या करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से स्टडी करने वाले हैं। अब बहुत ज़्यादा बारीकी से स्टडी करने वाले हैं तो इसके लिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बारीकी का मतलब क्या होगा? क्या आप हर समय बारीकी से अप्रोच मार पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं मार पाएंगे? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके पास चीज़ कैसी है, सिस्टम कैसा है। सपोज कि मुझे 1 to 1 पर्सन, एक व्यक्ति से मुझे क्या करना है, कुछ भी एक इन्फॉर्मेशन लेनी है। जैसे वोट के बारे में बात करनी, भाई आप वोट किसको देंगे, बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को, जो कि एग्जिट पोल में होता है। तो एग्जिट पोल में जब होता है तो उसमें यही चीज़ करी जाती है कि सभी व्यक्तियों से इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़ जिससे हम इसको समझ सकते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है, जो हमारे पास पर्सन्स हैं, उनका आप मतलब दैट मीन्स आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते उनसे आप डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं कि एवरेज बिहेवियर को कंसीडर करते हैं। आप एक एवरेज बिहेवियर को कंसीडर करते हैं कि भाई सबने बोल दिया कि हम बीजेपी को देंगे, सबने बोल दिया हम कांग्रेस को देंगे, तो भैया आपने बोल दिया कि यार एग्जिट पोल में कांग्रेस आने वाली है या बीजेपी आने वाली है। तो इस तरीके से एग्जिट पोल्स लिए जाते हैं। उसी पैटर्न पर हमारी स्टडी भी होगी कि हमें क्या करना है कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम एवरेज बिहेवियर को कंसीडर करेंगे। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच करेंगे, मतलब एक एक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने वाले हैं। इसको एक और चीज से हम समझ सकते हैं कि भाई एक जगह है हमारे पास कौन, शिमला, और एक है हमारे पास बॉम्बे। एवरीबॉडी नो दैट कि बॉम्बे की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द शिमला। मतलब वहां पे नंबर ऑफ पर्सन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, पर पर्सन जो डेंसिटी है वो वहां पे बहुत ज्यादा, पर यूनिट वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यार बॉम्बे में डेंसिटी ज्यादा है और शिमला में डेंसिटी कम है। शिमला में डेंसिटी कम क्यों है? क्योंकि उसका एल्टीट्यूड हाई है। भाई बॉम्बे कहाँ है? समुद्र तल पर, ऐसा अपन याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो अगर आपके सामने ये कंडीशन है मित्र कि आपको अप्रोच को देखना है, किसको देखना है? अप्रोच को देखना है कि आपकी अप्रोच कौन सी लगा रहे हो आप। तो अब आपने बोला कि यार मेरे पास हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड है मतलब अब शिमला में हो, शिमला में हो तो डेंसिटी क्या है? कम। तो ऐसे याद रखो, हाई एल्टीट्यूड पर डेंसिटी क्या होगी? कम। डेंसिटी कम होगी तो आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड। आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वहां डेंसिटी क्या है? कम है। वहां डेंसिटी क्या है? कम है। तो जब डेंसिटी कम होगी तो आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे, और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो आप एवरेज बिहेवियर को कंसीडर करेंगे। भाई आपने बोल दिया 100 लोगों का आपने डाटा लिया, आपने बोल दिया 100 ने बोला है कि बीजेपी आएगी तो बीजेपी ही आएगी, है ना, आएगा तो मोदी ही, ऐसा कुछ मतलब होता है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? द मीनिंग इज दैट कि हमें अप्रोच पे ध्यान देना है। और अप्रोच कैसे ध्यान देना है? तो पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है। तो इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, रिमेंबर दिस पॉइंट्स,
ये बातें ध्यान रखनी है कि आपको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या करना है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हम लोग क्या करते हैं, is taken into the consideration and this is known as the statical thermodynamics। ऐसी थर्मोडायनेमिक्स को ही हम लोग स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। किसको, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को, माइक्रोस्कोपिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक लाइन अपन ने लिखी है, क्या लिखी है जरा देखो इसको ध्यान से कि भाई दिस अप्रोच इज यूज्ड व्हेन डेंसिटी इज लो एट हायर एल्टीट्यूड। यहाँ पे मैं मिस कर गया हूं, आपको नोट करना है, एट हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, हायर। तो एट हायर एल्टीट्यूड द डेंसिटी इज लो, देन वी आर अप्लाइंग द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। जनरली जो केमिकल, आप लोग केमिकल वाले जो बच्चे होते हैं वो लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, या बोल सकते हो कि केमिस्ट्री में क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, और फिजिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास। इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नॉट टेकन into consideration, but the average behavior of the molecules is taken into the consideration, हम consideration में किसको लेते हैं, average behavior of molecules को लेते हैं। किसको लेते हैं बॉस, average behavior of molecules को हम लोग यहां पर calculation में लेते हैं। Okay, and this approach is known as classical thermodynamics। Exactly, हम जो approach use करेंगे वो है classical thermodynamics। यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है classical thermodynamics। क्या सभी को ये बात समझ में आई कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच मतलब क्या, आपको सिंपली याद रखना है, जहां डेंसिटी ज्यादा वहां मैक्रो, जहां डेंसिटी कम वहां माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आपको कौन सी अप्रोच को यूज करना है। जल्दी से आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। मैं थोड़ा साइड में हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी गुड। सो दैट मीन्स व्हाट कि हम अपनी स्टडी में वी फॉलो क्या है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। हम किसको फॉलो करने वाले हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करने वाले हैं। वी फॉलो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। बॉस हम लोग किसको फॉलो करने वाले हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करने वाले हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग चालू कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक इस थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज का और बेसिक कॉन्सेप्ट का। अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है और अब हम लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़े हुए हैं, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। The fourth one is the meta-stable equilibrium। हमारा फोर्थ वन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं meta-stable equilibrium। हम समझने की कोशिश करते हैं इसको किससे समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने सिंपली मैकेनिक्स में पढ़ा है। यार स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से कोई चीज है और हमने एक बॉल ले ली। अब इस बॉल को हमने कुछ क्या किया, डिस्टर्ब किया। इस बॉल को हमने क्या किया, कुछ डिस्टर्ब करके ये बॉल कुछ इस पोजीशन पर आ गई, तो हमने इस पे क्या लगाया, डिस्टर्बिंग फोर्स। जैसे ही हमने रिलीज किया ये वापस अपनी जगह पर आ गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास ये पानी की बोतल है, और ये मैंने रखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्ब कर रहा हूं, देखो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब किया मैंने, इंक्लाइन किया इसको और छोड़ा तो ये वापस आ गई। मैंने छोड़ा और ये वापस आ गई। That is known as what?
स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने डिस्टर्ब किया और एक फोर्स था जिसने इसको वापस ले आया, एंड दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर कहीं पर भी रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लेकर आ जाता है, मतलब आपने क्या बोला कि रीस्टोरिंग फोर्स डोमिनेट कर रहा है किसको, डिस्टर्बिंग फोर्स को। FD इज द डिस्टर्बिंग फोर्स फ्रेंड्स, FD इज व्हाट, इट्स अ डिस्टर्बिंग फोर्स, डिस्टर्बिंग फोर्स। तो अगर कहीं पर भी डिस्टर्बिंग फोर्स है, उसने डिस्टर्ब किया, लेकिन एक था जिसने उसको वापस लेकर आया, बाहुबली। इस समय बाहुबली कौन है, वो है रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेकर आ गया फ्रेंड्स, किसको, जिसने डिस्टर्ब किया था। इसने डिस्टर्ब किया, इसके वेट ने इसको वापस ले आया, मतलब यहां पर वेट कर रहा है काय का काम, रीस्टोरिंग फोर्स का। काय का काम कर रहा है वेट, रीस्टोरिंग फोर्स का। लेकिन अगर मैं इसी बॉटल को थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन कर दूं तो ये वापस नहीं आएगी। अगर मैं इसी बॉटल को थोड़ा ऐसा कर दूं तो ये वापस नहीं आएगी। और ये वापस क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब बन गया है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम बॉस, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने डिस्टर्ब किया, क्या ये बॉल वापस आएगी, नहीं, ये नीचे चली जाएगी, ये नीचे चली जाएगी भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टर्बिंग फोर्स ने डोमिनेट कर दिया रीस्टोरिंग फोर्स को। नाउ द थर्ड कंडीशन इज व्हाट, तीसरी कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, यहां बना रहा हूं, दैट इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब मैंने अगर ये लिया और ऐसे छोड़ा तो ये क्या करेगा, क्या मतलब एग्जैक्टली क्या होगा भाई, ये बॉल एग्जैक्टली अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से अगर मोशन में है, कोई भी बॉल वगैरह कुछ भी, आप कुछ भी ले सकते हो, नॉट ओनली बॉल। अब ये बॉल है आपके पास, अब ये बॉल आपकी क्या कर रही है, यहां से यहां तक ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे। सो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टर्बिंग फोर्स है वो बराबर हो रहा है किसके, रीस्टोरिंग फोर्स के। जो डिस्टर्बिंग फोर्स है वो किसके बराबर हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स के। तो FD मतलब डिस्टर्बिंग इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर भी है तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम बेटा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है, व्हेनेवर द डिस्टर्बिंग फोर्स इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, इसको मूवमेंट से भी देख सकते हैं, इसको हमें पोटेंशियल एनर्जी से भी देख सकते हैं। और एग्जैक्टली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज में आ रहा होगा। किसका आ रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन हमेशा कब आती है, व्हेनेवर द फोर्स इज कंजर्वेटिव। जब भी फोर्स कौन सा होगा, कंजर्वेटिव होगा। जब भी फोर्स कौन सा होगा, कंजर्वेटिव होगा। कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। तब आपका पिक्चर में आएगी कौन, पोटेंशियल एनर्जी। ये सब कुछ हम लोग मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से देखेंगे, वहां पे ऑब्जर्व भी करेंगे, तो आपको समझ में भी आएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। अगर हम लोग बात करें मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो कुछ ऐसी कंडीशन के लिए समझिएगा मेटास्टेबल क्या होता है। बॉस हमने एक बॉल ले ली, बहुत छोटी सी एक बॉल ले ली, यहां पे रख दी ऐसे, है ना, ये हमने एक बॉल ले ली। अब ये बॉल को मैंने क्या किया, हल्का सा डिस्टर्ब किया, बहुत बहुत माइनर, बहुत छोटा सा मैंने एक डिस्टर्बेंस इसको दिया, और ऐसा दिया कि ये इस वाले पॉइंट के इधर ही है। तो क्या होगा, बहुत नॉमिनल अगर मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं, मतलब दैट मींस इफ द FD इज वेरी वेरी लेस, बहुत ज्यादा छोटा है ना, तो क्या होगा, डिस्टर्बिंग फोर्स छोटा था तो डिस्टर्बेंस भी छोटा होगा। छोटा सा डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा, ये वापस अपनी जगह आ जाएगी, ये वापस अपनी जगह जाएगी, मतलब स्टेबल कंडीशन आ जाएगी। लेकिन किंतु परंतु मित्रों, अगर इसको मैंने थोड़ा सा भी, कैसा, थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स दे दिया और यहां कहीं पे मैं इसको ले आया, तो ये बॉल सीधे नीचे चली जाएगी। मतलब अब जो कंडीशन बन गई वो बन गई हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो मेटास्टेबल का मतलब क्या होगा कि यार थोड़ा बहुत अगर हमने उसकी एनर्जी में चेंज किया, थोड़ा बहुत अगर एनर्जी में चेंज किया तो वो स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा किया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारी स्टेबिलिटी की कुछ इक्विलिब्रियम की स्टेट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप सभी को बहुत क्लियर हुआ होगा। स्टेबल में क्या होगा, हमेशा आप एनर्जी चेंज कर रहे हो, वापस स्टेबल हो जा रही है, मतलब रीस्टोरिंग एनर्जी ज्यादा हो रही है, किससे,
डिस्टर्बिंग से। तो आपका क्या मतलब है कि एनर्जी जो है या फोर्स जो है वो डिस्टर्बिंग फोर्स जो है वो डिस्टर्बिंग फोर्स को डोमिनेट कर दिया किसने, रीस्टोरिंग ने, वापस ले आया। यहां पर क्या हो रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है बॉस, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो ये रहा है कि यहां से ये जो ये जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इसमें क्या हो रहा है, डिस्टर्बिंग फोर्स ज्यादा है किससे, रीस्टोरिंग फोर्स से। डिस्टर्बिंग फोर्स क्या है, ज्यादा है किससे, रीस्टोरिंग फोर्स से। एंड सिमिलरली अगर मैं जाता हूं न्यूट्रल के लिए, तो न्यूट्रल के केस में डिस्टर्बिंग फोर्स इक्वल हो जाता है किसके, रीस्टोरिंग। तो डिस्टर्बिंग और रीस्टोरिंग इक्वल हो जाते हैं। और मेटास्टेबल की कंडीशन आपको समझ में आई गई होगी कि थोड़ा बहुत एनर्जी में चेंज किया तो स्टेबल रहेगा, लेकिन थोड़े से ज्यादा कर दिया, एक लिमिट से ज्यादा अगर हमने उस पर डिस्टर्ब कर दिया तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी, वो कभी वापस नहीं आने वाली फ्रेंड, वो कभी भी वापस नहीं आने वाली। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, दैट कंडीशन इज नोन एज मेटास्टेबल। थोड़ा बहुत चेंज स्टेबल, उससे ज्यादा किया तो अनस्टेबल। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया है, सभी को ये समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमको नहीं आ रहा है, तो मैं इस बात को लेकर फिर से वीडियोस बना दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अपने को बहुत अच्छे से करना है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो आई होप सभी को इधर तक पूरा तरीके से क्लियर हो गया है, सभी लोगों को क्लियर हो गया भाई। आगे बढ़े। चलिए, सो आई थिंक इतना सभी को क्लियर हुआ है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारे पास नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। याद रखना ये वर्ड याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बेसिकली, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जमीन आसमान का अंतर है ना, जमीन आसमान का अंतर है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर एक बॉडी आपने ऐसे लिया है तो ये TA है, दैट इज इक्वल टू TB है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम है, देयर इज व्हाट थर्मल इक्विलिब्रियम। बट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए किसी भी सिस्टम का तीनों इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड करना जरूरी है। और ये तीन इक्विलिब्रियम या 3 इक्विलिब्रियम्स कौन कौन से हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड द केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हमने बोला a system is said to be in thermodynamic equilibrium, a system is said to be in thermodynamic equilibrium if it is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium। अगर ये थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में है तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक, अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। मतलब उसका जो टेम्परेचर है, जो सिस्टम है, हम बोल रहे हैं क्या ये इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो टेम्परेचर है उसकी इक्वलिटी होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज व्हाट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर। ये हम लोग, अगर आपको याद होगा, ये हम लोग काय में पढ़ते हैं, हमारा जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है ये हम लोग सोम में, मैकेनिक्स में यूज भी करते हैं, मूवमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। यस राइट। तो अगर मैं बोलूं कि यार मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में दैट मींस इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस है एंड प्रेशर। सिमिलरली अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में बोल रहा हूं ना तो इक्वलिटी ऑफ क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल की इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल है देन वी से दैट कि सिस्टम हमारा काय में है,
केमिकल इक्विलिब्रियम में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैं एक और बार बोल रहा हूं, a system is said to be in thermodynamics equilibrium if it is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium. Then we say that the system is in the thermodynamics equilibrium. तब सिस्टम हमारा काय में होगा, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होगा। याद रखना, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर ओनली, इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर ओनली। बट इनका मतलब क्या है कि इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्विलिटी ऑफ प्रेशर, फोर्सेस एंड केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल भी उसका इक्वल होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया बॉस? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और कैसे हम इसको कर रहे हैं। मतलब इसकी बात क्या बोल रहे हैं, सॉल्व तो भी किए ही नहीं है यार, अभी बस बातें कर रहे हैं कि क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। सो आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आप लोगों को लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम आपके लिए टाइप नोट्स भी प्रोवाइड करा दें और उसी में आपको कुछ चीज़ें और दे दें। तो आपके लिए बहुत अच्छा एक हम लोग पैकेज लेकर आ रहे हैं और टेलीग्राम पर भी हमारी सर्विस रहेगी। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम में हम डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा अपना डिटेल्स दे देंगे, टेलीग्राम की लिंक भी दे देंगे कि आप उसको क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम के जो ग्रुप है गेट के लिए, थर्मोडायनेमिक्स के लिए अलग बना देंगे और सभी के लिए अलग अलग बनाएंगे, यानी आपको दिक्कत ना हो और आप एक जगह पर्टिकुलर उसी टॉपिक की बात करें जो हम लोग करना चाह रहे हैं। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, इतना समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास, हाँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज व्हाट प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये बहुत काम की चीज है। वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन को जज कर रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। A substance is said to be a pure substance if it is homogeneous in chemical composition, as well as homogeneous in chemical aggregation, ठीक है? समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम इस बात को क्लियर करते हैं कि क्या होने वाला है। सपोज हमने ये तीन हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और एक में हमने स्टीम को लिया है और वाटर को लिया है। अनदर जो है हमारे पास उसमें हमने H2+O को लिया है और वाटर को लिया है और यहाँ पर हमने H2O2 और वाटर को लिया है। अब होगा क्या कि यहाँ अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन के एटम्स वाटर में कितने होते हैं भाई, H2O होता है तो 2 और ऑक्सीजन 1, तो रेशो क्या चलता है 2:1। सिमिलर विद द स्टीम 2:1। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस सब्सटेंस का या इस ये दो सब्सटेंस हमने दो जो क्या लिए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, इसका रेशो भी 2:1 है और इसका रेशो भी वाटर का तो 2:1 ही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2:2 है और 2:1 है। दैट मीन्स कि केमिकल कंपोजिशन तो सेम नहीं है, मतलब ये तो पहली ही कंडीशन में बोल दिया गया है कि प्योर सब्सटेंस नहीं। केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए जो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब दैट मीन्स कि ये दोनों हमारे प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एग्रीगेशन में कोई भी चेंज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्डिंग इज नॉट सेम, मतलब ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वाटर आपका प्योर सब्सटेंस है, वाटर आपका प्योर सब्सटेंस है। इसको और डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बट अभी नहीं, जब हम प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे तब मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा। आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है वो इसके बाद वाला जो है वो हम जल्दी से बनाते हैं और आपको वो भी प्रोवाइड कराते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए कि हाँ अब राहुल सर आपको पढ़ाने वाले हैं फिर से गेट का, वो भी फ्री, तो बिल्कुल फ्री है, आइए और जितना ज्ञान ले सकते हैं लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।